बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात तो अपनी जगह पे उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे अंधेरे में से कोई रोशनी की हल्की सी किरण भी निकलती है तो उसको हम थोड़ी अहमियत इसलिए देते हैं कि शायद इस रोशनी को फैलने में मदद मिल सके। जिस तरह हमने देखा कि एक तो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मुल्क में 15 साल के बाद जो है वो आ गई, और यहाँ कम से कम जब तमाम ममालिक के सरबराहान ममलकत यहाँ आएंगे तो पाकिस्तान को एक इमेज जो सॉफ्ट इमेज है वो हमें दिखाना होगा। और वो मुझे लगता है कि जिस तरह एहतजाज हुआ और जिस तरीके से वो एहतजाज वापस चला गया, और जो अली अमीन गंडापुर की स्पीच है आप उसके ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन मैं उसको बड़ी पॉजिटिवली लूंगा, क्योंकि एक बात तो जाहिर हो गई कि अगर वो इमरान खान का कोई एजेंडा जिसको आप एक्सपोज करने के चक्कर में हैं वो लेके चल भी रहा है, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उसने बात नहीं की। उसने किबला सीधा करने की बात की, अपना भी और सबका, और बिल्कुल हमें सबको करना चाहिए। उसने इस्लाह की बात की, मैं समझता हूं कि उसको पहले करनी होगी, फिर दूसरे भी करें, और अपनी अपनी इस्लाह करने का वक्त इसलिए भी आ गया है कि आपने देखा कि जो मुल्क आजाद नहीं होते, कभी हमारे सिपा सलार ने भी एक स्पीच में कहा था, आर्मी चीफ ने, कि जी जो मुल्क आजाद नहीं होते, जैसे लबनान है, सीरिया में जो हाल है, जिस तरह फलस्तीन का हाल है, या कश्मीर के लोगों की आप मजलूमियत की बात करते हैं, तो वो हाल होता है। हम यहां आजादी इंजॉय कर रहे हैं, जितनी भी आजादी है हमें उस नेमत का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना होगा। एन उसी तरह जिस तरह चाइना चौक में बैठ के अली अमीन गंडापुर ने कहा था सामने मस्जिद है, आप दो दो नफल शुक्राना अदा करें। तो अब सूरत हाल आ पहुंची है कि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, यौम यकजहती फलस्तीन गजा मनाया गया, और वहां पे जो स्पीचेस हुई हैं वो बड़ी होपफुली मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक मामला है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान जल्द या बदेर वो अनाउंस करने वाला है कि वो एटमी ताकत बन चुका है। ये इस तरह की खबरें इंटरनेशनली, इसके ऊपर क्या होगा मामला। बाकी आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास भी बुलाया काबीना का, जिसमें शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस और दीगर इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर भी बात होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन तमाम मौजूदात पे बात करने के लिए हमारे दोस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिटिकल नॉर्म्स को समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आला जयद किस्म के वो वकील हैं, जनाब मुबीन काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम शमसी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। काजी साहब, मेरा ख्याल है कि हमने भी तनकीद बहुत कर ली, पाकिस्तान में एक दूसरे पे आवाजें कसने का जो रिवाज है वो भी बड़ा बरसरे आम हो गया है। तो मैं समझता हूं आप जैसा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अगर उनके साथ हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें एक होप नजर आती है, और हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे दीन का भी यही हुक्म है, हमारे नबी का भी यही फरमान है। तो आप क्या समझते हैं कि हम आगाज करते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है फलस्तीन के साथ और फलस्तीनियों के साथ और गजा में होने वाले जुल्म के खिलाफ और इजहार यकजहती के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक उम्मीद की किरण तो है, अंधेरी रात में एक थोड़ी सी रोशनी की किरण तो है। आप क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी हौसला अफजा चीज है, और मैं कल सुबह जब लाहौर में ही था तो हाईकोर्ट के पास जब पहुंचा, सड़क पे मेन पे फेयर रोड से पे टर्न किया माल रोड से, तो मुझे ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में और फलस्तीन के झंडे लेके और वो नारे बुलंद करते हुए, तो उनमें छोटे छोटे बच्चे पूरे स्कूल्स की वो नजर आई, और बहुत अरसे के बाद मुझे को पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नजर आई और बहुत अच्छा लगा। और हमने उन बच्चों को वेट भी किया कि वो जिस कॉज को इस तरह से लेके निकले, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों के और टीचर्स के साथ उनके ख्वातीन थी, बच्चियां थी, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी पाकिस्तान में भी कोई ऐसा
इज्तिमा, कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई है ये जिससे हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक फीलिंग आए। इसमें फलस्तीन के जो लोग हैं बेचारे, जो शहीद हुए, उनके लवाहिकीन और जो लोग जख्मी हैं इस वक्त, और जो इस जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं इस जबर इस्तेदाद को, उनको कम से कम को फीलिंग तो हो कि पाकिस्तान जो इस्लाम का किला कहलाया जाता है, यहाँ अब ये वाकई अभी भी इस्लाम का किला है और यहाँ के लोग जो है ऐसी बात पे उनके हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। तो दैट वाज अ वेरी गुड साइन। और कल ये कॉन्फ्रेंस भी मेरे ख्याल लेट हुई है बहुत, हमारी गवर्नमेंट को उस पर पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन ये हमारी जो फिलॉसफी है, पाकिस्तान का फलसफा, पाकिस्तान का आइन के अंदर भी, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी, कायदे आजम के तालीमात के मुताबिक भी कश्मीर और फलस्तीन जो है ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं, हमारी बेसिक डिमांड्स हैं, और इनके लिए फलस्तीन के लिए इशू के लिए तो खुसूसी हिदायत हमारे कायदे आजम ने भी सेट की, और मुस्लिम उम्मा से भी रिलेशनशिप और फलस्तीन कॉज भी हमारे आइन के अंदर भी ये कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट के तौर पर ये मौजूद है। तो बहुत अच्छा है कि हमने ये एक रिएक्शन दिया। अभी तक तो ये हो रहा था कि जहां भी कोई फलस्तीन का झंडा भी निकालता था तो पकड़ा जाता था। तो मेरे ख्याल को बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है ये पिछले कुछ दिनों में जो है। यकीन कीजिए कि एक हफ्ता पहले तक तो मैं खुद भी बहुत मायूस था, हर मायूसी का शिकार था, हर जगह फ्रस्ट्रेशन ही नजर आ रही थी। लेकिन कुछ ये लास्ट वीक में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती नजर आ रही हैं कि जिसके बाद दोबारा उम्मीद होना शुरू हो गया। सही, और सही। अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ और अमन की तरफ और बेहतरी की तरफ चले, और जो है अपनी जो कुव्वत है और जो पाकिस्तान में इतना पाकिस्तानी में पोटेंशियल है, हम वो सामने लेकर आए, उजागर करें, और हम एक मजबूत कौम के तौर पर इकट्ठे होकर खड़े हैं। ठीक है। अच्छा सर, कल हमने देखा कि नवाज शरीफ ने एक जुमला जो है वो इस्तेमाल किया जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा, CNN ने, BBC ने और अल जजीरा ने भी उसको उठाया। हालांकि स्पीचेस तो सब ने की, उसमें आसफ अली जरदारी साहब ने भी जो है वो एक अपना नजरिया पेश किया, मौलाना फजल रहमान की जो स्पीच थी। लेकिन कल हमने देखा कि नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को बहुत वाज़े तौर पे नशर किया गया। उसमें वो ये था कि मुस्लिम ममालिक के पास शायद इसके बाद ऐसा मौका ना आए, जिसके पास जो कुछ है, जिसके पास तेल है, जिसके पास कोई एटमी ताकत है, जिसके पास फौज है, हम सबको अपनी अपनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जंग बंदी के लिए और गजा के लोगों की मजलूमियत को खत्म करने के लिए और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक वो हुक्मरान पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के वो सदर हैं और पाकिस्तान से एक इज्तिमाई आवाज गई है इस तरह की, तो इससे क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि ईरान भी सुना यह है कि एटमी ताकत अनाउंस करने जा रहा है, बल्कि उन्होंने कर दिया है। तो अब आप जरा बताएं कि क्या हालात बनने वाले हैं। बहुत अच्छा साइन है, और ऐसा स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। वाकई जो है उम्मत मुस्लिमा जब तक इकट्ठी नहीं होगी और यकजहती का मुजाहरा नहीं करेगी, तो इतनी बड़ी ताकत है उम्मत मुस्लिमा, उनमें रियलाइजेशन नहीं है। हम डिवाइडेड हैं, हम उम्मत मुस्लिमा भी डिवाइडेड है, और विद इन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी भी डिवाइडेड हैं। तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिद होंगे तब हम पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की भी दरखास्त कर सकेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद मुत्तहिद हों। अगर हम खुद मुत्तहिद हो जाते हैं तो हम इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान की ही आवाज बेसिकली उम्मत मुस्लिमा की आवाज है, और मुस्तकबिल में भी जो औलिया कराम ने और बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस हैं पाकिस्तान के बारे में, वो यही है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला होगा और जो है अंतरी पाकिस्तान लीड करेगा उम्मत मुस्लिमा को। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है, पाकिस्तानी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कमिटेड, इतने जो है दलेर और इतनी जरूरतमंद कौम है ये कि ये इमर्ज हो सकते हैं इस दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर। सिर्फ हमें अपने अंदरूनी बात खत्म करनी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि और जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी बात सुन के कोई जो है वो ये जो है जुल्म है वो बंद करेगा। एक खाली कमजोर किसी के कमजोर शख्स की किसी डिमांड पर
कभी कोई जाबिर शख्स या कोई जालिम कभी रुका है? ठीक, तो वो ठीक। तभी रुकता है जब उसको उसके मुकाबले का या उससे ज्यादा तगड़ा या कम से कम उसके मुकाबले का बंदा हो, ताकतवर हो, जो उसको रोके, बिल्कुल तब ठीक, वो रुक सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा आ जाएं, आपने कहा कि हमें अंदरूनी इख्तलाफात बुलाने होंगे। अच्छा, मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिन में ना, मैं वैसे तनकीद नहीं करना चाहता ऐसे लोगों के ऊपर कि एहतजाज भी होता है ममालिक में, जो एहतजाज करने वाले हैं वो वायलेंट भी हो जाते हैं। ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी दुनिया में ऐसा है। और कुछ लोग जो है पुरअमन एहतजाज करते हैं, और कुछ लोग हैं और उनका अपना अपना रवैया है। जिस तरह मुल्क में हर बंदे की अपनी तबीयत है, अपना खासा है, अपनी तरबियत है। तो मैं जरा थोड़ा ना दूसरे एंकर्स और अपने सहाफी दोस्तों से हट के बात करना चाहता हूं, आप इसको किस तरह से लेंगे। मैं इसको बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रख के देख रहा हूं कि जी ये जो पीटीआई ने किया है, ये 10-11 तारीख को भी वो कर सकते थे। उन्होंने अपना पहले वीक में ही अपना एहतजाज समेट लिया। मैं इसी तरह कहूंगा ना कि अपना हमारी इंतजामिया ने अपना काम कर लिया, यानी मैं पॉजिटिवली इसको देखना चाहता हूं। दूसरी तरफ हमने देखा कि 30 घंटे अली अमीन गंडापुर का गायब रहना, और उसके बाद फर्ज करें जी हम जो अपना साजिशी थ्योरियां हैं उससे बाहर निकल के क्यों नहीं बात करते। फर्ज करें जी किसी इदारे ने भी उठा लिया था, फॉर एग्जाम्पल 30 घंटे वो गायब रहे। उनके 30 घंटे गायब रहने के बाद एक पॉजिटिव मुझे थिंकिंग नजर आई। ऐसी चीजों से वोट बैंक तो काम नहीं होता कि अगर बंदा सोचे कि अमन रहा है, कोई बाहर नहीं निकला, या कोई आग नहीं लगी, या कोई वायलेंस नहीं हुआ 30 घंटे में, तो ये तो एक पूरी दुनिया में बहुत अच्छा मैसेज गया है कि बेशक अपोजिशन के पास मैंडेट भी था, उनके पास एमएनएस भी थे, और उनका वजीर आला 30 घंटे गायब रहा है। और फिर अगली बात ये कि फिर वो असेंबली में पहुंचता है, तमाम तर थ्योरियों के बावजूद जो साजिशी अनासर थे, सोशल मीडिया पे भी, अपना नेशनल मीडिया पे भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी, इंडिया खुसूसन, वो मैं समझता हूं एक थप्पड़ रसीद करता है अपनी स्पीच के दौरान साजिश करने वालों के मुंह पे, खा वो उसकी पार्टी के लोग थे, खा वो दीगर लोग थे। वो रियासत पाकिस्तान के हक में बात करता है। तो इसको आप पॉजिटिवली नहीं देखते? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब आगे चलेगा। ये बिल्कुल देखें, बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है कि देखें, एक तो पाकिस्तानी कौम तो रेजिलियंट है ही, उसने अपनी रेजिलियंस शो की। ये भी आप इसको भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें कि पाकिस्तानी अवाम ने ये जाहिर किया मुख्तलिफ दौर में भी कि अगर आप उनको जितना मर्जी जबर के साथ दबाने की भी कोशिश करें, लेकिन हमारा नौजवान, हमारे लोग, हमारी बुरी औरतें, बच्चे जो है वो निकलते हैं। अगर किसी कॉज के लिए कमिटेड हो जाएं तो वो निकलेंगे, आप उनको रोक नहीं। यानी जो भी उनका नजरिया हो, जो भी अपना उनका नजरिया हो, जो भी नजरिया, हाँ, लेकिन अपनी नजर में अगर वो समझते हैं कि उनकी ये बात दुरुस्त है, कॉज उनका दुरुस्त है, तो उसके कॉज के लिए वो बड़ी से बड़ी चीज से टक्कर लेने से घबराते नहीं है। तो ये भी कौम के लिए, कौमें यूं ही बनती है, ये वो जमहूरी राइट भी अपना एक्सरसाइज करते हैं, और इससे पता भी लगता है कि इस कौम को कोई दबा नहीं सकता। ये कौम एक जिंदा कौम है, तो वो उस लिहाज से अच्छा साइन है। और जहां तक जो है केपी के चीफ मिनिस्टर साहब गंडापुर साहब की बात है, वो देखें, जब अगर आपका कोई घर का फर्द गायब होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, तो आप उसको साजिशी थ्योरी नहीं कह सकते। हर एक की रिजर्वेशन होगी ना, गायब है, नजर नहीं आ रहा, तो वो बोलेंगे। और जो मौजूदा हालात है उनमें ये नजर आता गया कि लोग उठाए जाते रहे, मिसिंग होते रहे। तो पहला तो हर शख्स, अगर आपका कोई बच्चा मिसिंग होगा तो आप भी यही समझेंगे कि शायद इस वजह से हो गया, भाई इसने कोई ट्वीट तो नहीं कर दी थी। तो वो जो उनकी पार्टी का रिएक्शन है, वो मैं समझता हूँ वो नेचुरल है, हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि जब नहीं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। नहीं, जरा मेरा सवाल लेने उसको, नहीं उसको हम सर, नहीं 30 घंटे में वो जहां भी रहे, हाँ, लेकिन जब वो वापस आए, हाँ, तो उससे भी कौम को मेरे ख्याल के लिए हौसला अफजा चीज थी। और जो उनका स्टेटमेंट था, जो शो करता है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, वो जहां भी थे, नेगोशिएशंस में थे, मुज़ाकरात में थे। ये तो साबित होता है कि वो कई मुज़ाकरात में थे, उनको उनकी मर्जी के बगैर ले जाया गया या वो उनकी मर्जी से गए, ये क्वेश्चन अब नहीं है इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है कि वो जिधर भी थे मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात पॉजिटिव नोट पे खत्म हुए हैं।
हौसला अफजा हैं, और उसको उन्होंने जो आके उनकी जो तकरीर थी असेंबली की, जब वो मैं सुन रहा था, तो उसमें एंड पे जो उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं कि हम सब इंशाल्लाह वो शॉर्टली पूरी सब लोग इकट्ठे बैठेंगे और हाँ। चलेंगे। इसका मतलब है पूरी कौम में कोई कंसेंसस डेवलप हो रहा है। अच्छा, एक और अच्छा, मेरे ख्याल उसके अली अमीन गंडापुर की स्पीच का एक हिस्सा जो था ना, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैं समझता हूं जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ओपन बात करता हूं कि जब उन्होंने मरियम का नाम लिया तो एहतराम से लिया, मैडम मरियम कहा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी तनकीद करता हूं तो एज ए चीफ मिनिस्टर करता हूं, औरत समझ के नहीं करता। ये एक उन्होंने वजाहत पेश कर दी। दूसरी बात उन्होंने जो की कि जी जब मरियम का जिक्र आया तो गैलरी से एक नारा लगा जो कि बड़ा नापसंदीदा था। पहली दफा अली अमीन गंडापुर ने उस नारे को स्नब किया, ठीक है जी। और हाँ, ये जो चीजें थी ना, मुझे लगता है ये इंटरनेशनली इस अपना शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के लिए ये जरूरी थी। और फिर जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था इंटरनेशनल मीडिया ने कि वजीर आला मिसिंग हो जिस मुल्क में, वहां क्या सिक्योरिटी होगी, अली अमीन गंडापुर ने उस बयानिया को रद्द किया तकरीर में। तो मैं क्या आप मेरी सही अप्रोच है कि मैं उन जो एंकर साहिबान हैं जो आग लगा रहे हैं, जो अपना लड़ा रहे हैं, या पीटीआई की पार्टी के लोग जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो अकेला छोड़ गया, किसी शख्स को अगर नॉर्म्स का नहीं पता कि जब इंटरनेशनल मेहमान आ रहे होते हैं तो चीफ मिनिस्टर की क्या एक ड्यूटी होती है, वो एक सिर्फ पार्टी का वर्कर नहीं है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, उसने उस तरह भी बिहेव करना है। जरा बताइएगा। देखिए, हम सबको ये चीज देखनी चाहिए कि हम जो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डीजीआईसी, हम बाद में हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं। सही। और ये जितने ओहदे हैं ये बहुत आर्जी हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, खत्म हो जाएंगे। कल फिर हम बतौर एक सिंपल पाकिस्तानी के तौर पे खड़े होंगे, तो हमारे लिए वो पाकिस्तानी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तानियत पर फख्र होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस चीज है, बीइंग ए पाकिस्तानी होना और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होना। तो इसलिए हमें सबको यह सोचना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज जो हमें सेट करना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, हमें सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कोई और चीज, फिर हमारी सियासी जमातें आती हैं, फिर हमारे अदारे आते हैं, फिर हमारी पार्लियामेंट आती है। ये सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए बना है, और पाकिस्तान जो है वो इस पाकिस्तानी अवाम के लिए बना है, बनाया गया, अवाम के लिए बनाया गया। तो ना एक तक हो ना कहीं भी होते, तो आपकी अवाम के लिए आपको एक मुल्क बनाया गया। तो फौकियत यहां पे पाकिस्तानी अवाम को है, और हमें सबको ये देखना चाहिए कि मिलजुल के अब मेरे ख्याल अच्छी उम्मीद पैदा हुई है कि मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं कोई, और मैं आई होप के सैनिटी विल प्रिवेल, और हम सब अच्छा, जो है अपनी अपनी ईगो, लगता है सबने अपनी अपनी ईगोस जो है वो, अच्छा काई साहब, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल एक अच्छा पाकिस्तान के लिए मजबूत चीज है। अच्छा काई साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो आपने पॉजिटिव जो है कॉन्फ्रेंस जो कल हुई है उसके बारे में बात की, गजा के लोगों के साथ यकजहती के लिए। अगर कल गौहर खान साहब भी पहुंच जाते इसमें, इसका बाइकआउट ना करते, तो क्या एक बहुत अच्छा मैसेज ना जाता? देखिए, मुझे नहीं बैकग्राउंड पता कि क्या बैकग्राउंड है, क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन हुई। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि कल दोपहर को उन्होंने कहा था, कल दोपहर को उन्होंने कहा था कि मुझे दावत मिल गई है और मैं जाऊंगा, और उसके बाद वो खामोश हो गए। नहीं, ये मेरे ख्याल में सब जमातों को, सियासी जमातों को जाना चाहिए था। और अगर जो हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि अगर कोई किसी किस्म की किसी सियासी जमात की क़यादत को या कोई रिजर्वेशन भी है, तो उनको आगे बढ़ के इस मौके पे चाहिए था कि वो आए और उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके, पर्सनली रिक्वेस्ट करके कहते कि आइए, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज आए। अगर आपकी कोई जो है ग्रीवेंस है भी,
तो आपकी कोई रिजर्वेशन है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता अच्छा। कि क्या रीजन है, पार्टी का सियासी पार्टी है, वो अपनी क्या ठीक फैसला है। करती अच्छा है। सर, तो बेहतर होगा कि हुकूमत को कोई बंदा रिप्रेजेंट करे, एक्सप्लेन करे कि वो क्यों नहीं आया, और अगर मेरी मेरी नजर में आना चाहिए, ठीक है। सबको आना अच्छा सर, चाहिए। क्या पता ये चला है कि कल जो मीटिंग हुई है अपना मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के माबैन, उसमें कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ पॉइंट्स थे उनको अहमियत दी गई है, तरामीम में शामिल कर लिया गया है और वो मसला भी हल होने जा रहा है। और मुझे जो मुबैना तौर पर जो खबर मिली है, जो जराए ने बताया है, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो जो इनपुट थी पीटीआई की तरफ से, ठीक है, वो मौलाना फजलुर रहमान के उस तरामीमी एजेंडे में शामिल है। तो अगर ये हो जाता है इस तरह, तो आप इसको बड़ा एक पाकिस्तान के आगे बढ़ने में एक और मदद नहीं समझते? देखो, देखिए, ये जो भी आईनी तरमीम होनी चाहिए वो कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। देखिए, अगर अदालती निजाम को हमें ठीक करना है तो उस पर कोई दो राय नहीं है, सब चाहते हैं कि ठीक होना चाहिए। ऐसा तासुर ना आए कि ये किसी एक शख्स के लिए हम कर रहे हैं, किसी एक शख्स को इक़्तिदार में उसमें रखने के लिए और जारी रखने के लिए, यह तासुर नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसी को एक सारी दुनिया को पता लग गया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर ही पता लग गया कि एक मुतनाज़ शख्सियत है, वो इतनी मुतनाज़ शख्सियत है कि हमें पूरे पाकिस्तान को उस पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। उनको साइड पे करके सबको बिठा के, और मेरे ख्याल में जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लेके कि हम ये चाह रहे हैं और आपकी भी इनपुट है, हम कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम डाइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है कि अदलिया और जो है मुकन्नना और एग्जेक्टिव जो है इंतजामिया, ये अलग-अलग हैं और ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के तहत ही होगा। अच्छा, उसमें कोई नहीं ऐसा तासुर ना जाए हाँ। कि जुडिशरी को एनक्रोच किया जा रहा है या जुडिशरी को सबजुगेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसमें तो मेरे ख्याल कोई हल नहीं। उसमें सजेस्ट करूंगा कि दो के बजाय तीन सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचेस होने चाहिए, 3 पार्ट्स हो जाए, बेशक एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की अम्ब्रेला में हो, एक सिविल साइड की हो अपील पैलेट, एक क्रिमिनल साइड की सेपरेट हो, ठीक, ताकि और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ताकि ना सिविल लोगों के हकूक इतनी देर तक लटके रहे, ना फौजदारी के लटके रहे। तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी आ रहा हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा हो और बाकी दोनों बेंचेस में अपनी रूटीन के हिसाब से वो अपनी अपील सुने। अच्छा, अच्छा, इसमें देख के ना आपके पास शरीयत पहले बेंच भी है नहीं, उसपे सुना है उस पे ये बहस हुई है, जो जराए बता रहे हैं कि वो मैं शायद पहला ही एंकर हूंगा जो अभी इसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। उसमें सुना है ये बहस हुई है कि जब भी कोई कानून बनता है तो किसी शख्सियत को पीछे रखना चाहिए, कानून बना लेना चाहिए। और जैसे नगीना जो होता है वो अंगूठी के फ्रेम में फिट आता है, यानी अंगूठी ये कोई आयन अंगूठी नहीं है कि आप उसके नख के जो अकीक है या कोई उसके माप की अंगूठी बनाए, नहीं, पहले अंगूठी बनाए, अंगूठी आयन है, और फिर जो नाग उस आयन में फिट आता है वो फिट करें। वो काजी फायजी शाह हो, वो मंसूर अली शाह हो, वो अपना कोई जज। मेरी रिजर्वेशन काजी फायजी साहब के बारे में तो उनका तो आप नाम ना लें, क्योंकि उससे जो कुछ हुआ है मैन्यूवरिंग में वो तो साफ नजर आया कि सिर्फ एक चीज के लिए हुई है, और वो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है। सही, मेरे ख्याल में वो रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी ऐसी शख्स को जब आपको नजर आ रहा है, एक तरफ पूरा आप निजाम दुरुस्त करना चाह रहे हैं और एक तरफ एक ऐसा शख्स है जो कि इतना मुतराज़ है जिसकी वजह से तमाम इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं जो उसका सबसे बड़ा उसका अपना इंस्टीट्यूशन है, उसको उसकी रिस्पेक्ट हासिल नहीं है, अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट हासिल है। तो ऐसा नगीना ना लाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे नगीने को नहीं, अगर वो फिर अगर कानूनी ऐसा हो, नहीं, अगर सुने, अगर वो कानूनी ऐसा हो, वो नगीना उसमें फिट ही ना हो, तो फिर तो कोई ला ही नहीं सकता ना। और वो आप लिहाजा क्राइटेरिया ऐसा कि ऐसा नगीना कौम नहीं चाहिए, ऐसा जो नगीना पाकिस्तान के रियासत के जिस इदारे में है, उस नगीने को रिटायरमेंट के प्लीज म्यूजियम के अंदर फिट कर दें, पूरा सा
डब्बा बना के उसको लगा के उसको फ्रेम करते, बेशक वो उस फ्रेम में से नजर भी आता। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। करें, अब पाकिस्तान के ऐसे नगीनों की जान छुड़ाए, पाकिस्तान में ऐसे नगीने बहुत बहुत शुक्रिया सर, नगीनों को भुगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है गुफ्तगू की, और यकीनन हमने आज लीगली, सियासी और आईनी और इंटरनेशनली जितने मौजूआत थे हमने उसमें एड्रेस किए हैं। अभी हमने पाकिस्तान के तमाम जो इश्यूज हैं, इस वक्त शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके इंतजामात हो रहे हैं, एहतजाज से अभी हुकूमत ने अपना निमटी है, और फिर जो है एहतजाज पहले वीक में ही जो है वो क्लोज हो गया। ये भी एक पॉजिटिव, मेरा ख्याल है पॉजिटिवली तहरीक इंसाफ की मूव थी कि पहले पहले फारग हो जाए। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारे मामलात हुए हैं, कौम क्या सोच रही है वो उसकी सोच अपनी जगह पे, लेकिन मुझे सब अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। बस दुआ ये करें कि आने वाला वक्त दहशतगर्दी से पाक हो, क्योंकि लोकली तो सियासी तौर पे हम सब बेशक नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है कि हम रियासत पाकिस्तान के सब वफादार हैं और रियासत पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत भी। तो जो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जिस तरह से आप देखें चाइनीज वफद के साथ, या चाइनीज एक स्क्वाड था उसके ऊपर जो हमला हुआ कराची एयरपोर्ट पे, इस तरह के कोई वाकयात जो हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से पहले ना हो, और हमारा मुल्क जो है पुरअमन तरीके से ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद होकर पाए, क्योंकि मेहमान जो आ रहे हैं वो सबके साझे हैं। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम नासिर शिराजी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ा नाम है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमसी साहब। जी शिराजी साहब, मुझे बताइए कि ये जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, पहले तो हम आगाज कर लें, जो कॉन्फ्रेंस हुई है गजा और उनके साथ फलस्तीनियों के साथ यकजहती पे, उसको आप किस नजर से देखते हैं, कितना पॉजिटिव साइन है? और नवाज शरीफ ने जो कल जुमला बोला है कि जी हमें अपना जिस मुल्क के पास जो कुछ भी है वो एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीनियों के हकूक के लिए। शमसी साहब, मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका पहला क्रेडिट सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी का है, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का है। ये वक्त की ऐसा जरूरत थी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराह, अकाबरीन और जो दीगर स्कॉलर्स हैं उनको इकट्ठा किया गया। इस कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी वो मकसद कुछ और था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा हासिल हुआ वो कुछ और था। अच्छा, ठीक है, दोनों जरा समझा दीजिए, दोनों समझा दीजिए। जी जी, ये इस मकसद के लिए बुलाई गई थी जिसका इजहार वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने खिताब में किया, और एजेंडा बिहाइंड द कर्टन ये था, बताया ये जा रहा था कि बहुत खूनरेजी हो चुकी है, बहुत जुल्म हो चुका है, जो कि सही है, वाकई जुल्म हुआ है, बहुत खूनरेजी हो चुकी है, मुसलमानों के खून से हाथ रंगे गए हैं। इसराइल ने जो कुछ किया उस जुल्म की नजीर हमारी इंसानी तारीख में कम मिलती है, जमहूरी तारीख में कम मिलती है। ये तो बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन समझाया ये जा रहा था कि अब दो रियासती हल की तरफ जाना होगा। अच्छा। ये वो एजेंडा था जो अमेरिका का और इसराइल का और उसके गुमाश्तों का एजेंडा है। लेकिन इस पे जो काबिल तारीफ मौक़िफ़ इख्तियार किया वो तीन शख्सियात हैं जिनका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जी जरूर। पहली बात है मौलाना फजल रहमान साहब, दूसरे हैं जमात इस्लामी के सरबराह, और तीसरे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाब नासिर अब्बास साहब। बिल्कुल ठीक। ये तीन शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने वाज़े तौर पे दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि घर हमारा हो, एक दुश्मन उस पर गासिब हो जाए और उसके बाद हम मगलूब हो जाएं और गासिब के साथ मिल जाए और हम कहें कि अच्छा आधा उसको दे दो और आधा जो हकदार है उसको दे दो। ये नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारा 1940 से मौक़िफ़ है
करारदाद पाकिस्तान में इसका जिक्र है, पाकिस्तान बनने के बाद से जो हमारा मौक़िफ़ है, और आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है आज़ादी फ़लस्तीन। तो इन तीनों रहनुमाओं ने इस बात को खोल के पेश किया कि हम आज़ादी फ़लस्तीन के हक में हैं, हम किसी दो रियासती हल को ना मानते हैं, ना हम उसके साथ खड़े होंगे। सही, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस का हासिल ये है कि वो जो नैरेटिव था हुकूमत पाकिस्तान का जो कि गलत था, उसको दुरुस्त किया गया। अब देखना ये है कि मुश्तरका एलानिया जो है उसमें क्या लिखा जाता है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो देखा ये तो रंगे महफिल बदल गया है, तो फिर उन्होंने एक बात कही कि मैं समझता हूं कि हम अगर इधर जाते हैं तो हमें उसका नुकसान होगा, IMF पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, दुनिया हमारे साथ क्या करेगी, लेकिन बाढ़ में जाए सब कुछ, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये बात बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक। फलस्तीन के साथ तो हम ज़बानी कलामी पिछले 50 बरस से खड़े हैं। देखना यह है कि हमने अमली तौर पे क्या किया है, और हम अब कौम को अच्छा अमली तौर पे शराइद साहब मुझे ये बताइए, ये बड़ी मेरे ज़हन में सवाल आ गया कि ईरान 3-4 दिन पहले से ईरान से कुछ खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर, या इसको आप सोर्स की खबरें कह लें, कि वो ईरान मेरा सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई एटमी ताकत बन गया है? अच्छा जी, एक और बात और मैं इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिक्र करता चलो, फिर आपके सवाल पे आ जाते हैं। आप अंदाजा फरमाइए कि इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आली दिमाग लोग मौजूद थे, बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, बड़े सियासी कायदीन थे। क्या वहां ईरान का किसी ने नाम लिया? क्या किसी ने तारीफ की कि 57 इस्लामी मुल्कों में अगर अमली तौर पर कोई साथ खड़ा है तो वो कौन सा मुल्क है? आप अंदाजा फरमाइए ना कि वहां पे बैठे हुए लोगों की सोच क्या है या हुकूमती सोच क्या है। किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि फलस्तीनियों की पुकार की सबने बात की नहीं, लेकिन ये तो तस्करा हुआ, लेकिन ये तो सिराज साहब तस्करा वहां पे हुआ कि नवाज शरीफ ने भी किया कि उसने लबनान पे हमला किया और शाम पे हमले किए, अब वो ईरान की तरफ देख रहा है, तो वो जंग एक्सटेंड कर रहा है। किसी ने नहीं दिया कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए अमली तौर पे सबसे पहले पहुंचा है, ये बात किसी ने नहीं की। हाँ, साउथ अफ्रीका की तारीफ की गई, फ्रांस की तारीफ की गई, जो एक मौक़िफ़ लेके सामने आए हैं। किसी ने कहा कि अब असले की तफसील बंद की जाए, और किसी ने कुछ कहा, ठीक है जी, लेकिन ईरान के लिए कलमा खैर किसी ने नहीं कहा। सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे चलते हैं आपके सवाल की जानिब कि क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है या नहीं। देखिए, हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिन इदारों के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो भी अभी इसको इन ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के सामने पेश नहीं कर रहे। उसमें मसलियत है, और मैं समझता हूं कि वो ठीक कर रहे हैं। इसका इजहार जिस वक्त पे जिसने करना है वो बेहतर समझता है। हम आप अगर जज्बात में आके ये दावे करने लग जाए कि जो ज़ल्ज़ला आया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एटमी धमाका तजर्बा किया गया है और उसके नतीजे में ये ज़ल्ज़ला आया है, तो मैं समझता हूं कि ये हमें अभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, फिर ये बताएं कि अल जजीरा ने इसको क्यों रिपोर्ट किया? अल जजीरा कर सकते हैं ना जी, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, वो कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि हुकूमत ईरान क्या कर रही है, फलस्तीन के मफाद में क्या है, ईरान के मफाद में क्या है। हम खाम का बगैर किसी सबूत के जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कैसे ये दावा कर दें। सही है, तो हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसकी बैकग्राउंड में जो चीजें हैं उन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। रूस ने पूरे यूरोप और अमेरिका से ये कहा था कि वो यूक्रेन को जो एटमी हथियार हैं उनकी सप्लाई ना करें। ये लोग नहीं माने, सही, उसको मिसाइल भी देते रहे, बहुत कुछ देते रहे। नतीजे के तौर पे क्योंकि रूस और चाइना जो है वो ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़े, ईरान के साथ खड़े हैं, तो नतीजे के तौर पे अगर कोई असिस्टेंस रूस ने प्रोवाइड कर दी है तो मैं समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है। सही। अब किसी भी न्यूक्लियर पावर के साथ किसी भी मुआहदे के तहत या किसी भी सोच के तहत अगर ईरान में ये टेक्नोलॉजी आ गई है और उसने एटमी तजर्बा कर दिया है, तो मैं समझता हूँ इससे आलम इस्लाम मजबूत होगा। उसकी सताइश की जानी चाहिए, उसकी हिमायत की जानी चाहिए। और ये हुआ है पिछले यानी 1979 से उस पर पाबंदियां भी आयद हैं। कोई इस्लामी मुल्क उससे ₹2 की चीज खरीदने का रवादार नहीं है, ना उसे बेचने का रवादार है। सही। तो इन पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ना सिर्फ सर्वाइव किया है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि
उसने इकोनॉमी अच्छा, अब हम थोड़ा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की तरफ आ जाएं। ताकत हासिल की है जी। अंदरूनी हालात की तरफ आ जाएं। आपने देखा कि एहतजाज अनाउंस हुआ, हुकूमत ने रुकावटें डाली जी। और एहतजाज जो है वो मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद में चीफ मिनिस्टर केपीके की एंट्री हुई, जी। डी चौक तक था, इन्होंने जाने नहीं देना था। उन्होंने चाइना चौक पे ही बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके अपने साथ आने वालों को कहा नफल शुक्राना अदा करें, हम इस्लामाबाद पहुंच गए। और फिर वो पंजाबी के अंदर नीवे नीवे होके केपीके हाउस चले गए। जी। अब 30 घंटे वो गायब रहे, और 30 घंटे गायब रहने के बाद वो पहुंचते हैं असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्योरी जो है, थ्योरीज वो प्रवेल करती रही। असद कैसर साहब कुछ कह रहे थे, गौहर अयूब साहब कुछ कह रहे थे, और दीगर लोग पीटीआई के कह रहे थे हमारा वजीर आला अगवा हो गया है। और फिर वही वजीर आला आता है, अपनी पार्टी के मौकफ को डिनाई करता है, और वो उन एंकर्स को भी डिनाई करता है जो शरारत कर रहे थे। और 30 घंटे आवाम भी पुरअमन रहे, किसी को कोई तशवीश नहीं थी, कोई अपना वायलेंस करने के लिए बाहर नहीं आया, कोई आग नहीं लगी, कोई बांग्लादेश नहीं बना। और उस वजीर आला ने जाके खिताब कर दिया, और खिताब करने के बाद उन लोगों की जुबानें बंद कर दी। हमने देखा वो मरियम का नाम भी बड़ी एहतराम से ले रहा था उस वक्त। हमने देखा कि वो दीन इस्लाम की बातें कर रहा था, जैसे तबलीगी जमात के पास कोई 20 घंटे गुजारे हों किसी शख्स ने तो वो थोड़ा सा नेक हो जाता है। फिर वायलेंस की भी कोई बात नहीं हुई, और बड़ी गुडी गुडी तकरीर की। और पता नहीं वो किसको एड्रेस करके कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि अच्छा वक्त आने वाला है, बैठेंगे, अपनी अपनी सलाह करेंगे। ये जरा थोड़ा हमें बता दीजिए। देखिए, मैं मुख्तसरन सा जवाब अर्ज करता हूं जी जी। कि वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा करकट फेंकते थे, उनके खिलाफ तलवारें सौंप के सामने आ जाते थे और उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे। उसके बाद उनमें से बेशुमार ऐसे हैं नामवर शख्सियत जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सही। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो राह रास्त पर आ गए, तो वो फिर आलम इस्लाम और सबकी आंखों के तारे बन गए। ठीक है। अगर कोई शख्स कोई अच्छी बात करता है, कोई अच्छा रवैया इख्तियार करता है और शाइस्ता अतवार बनता नजर आता है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। दुरुस्त है। पहली चीज तो ये है। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मैं तो खुद कायल हूं इस बात का कि सियासी मैदान में और सियासी जुबान में शाइस्तगी आनी चाहिए, ताकि हम नई नस्ल को नेगेटिव साइड पे न धकेलें, बल्कि उनमें कोई पॉजिटिव चीजें जो है वो इंजेक्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शिराजी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत की। और यकीनन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और मैं समझता हूं कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के हक में की है और तामीर के लिए की है। मैं आज भी गुजारिश करता हूं तमाम सियासी जमातों से, तमाम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से, और मैं मीडिया साहिबान से भी अपना ये गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान में जो अच्छा है वो भी दिखाएं। हम रोजाना घंटों बैठ जाते हैं और पाकिस्तान की बदतारीफी, पाकिस्तान में गुर्बत, पाकिस्तान में अफलास, क्या किसी दूसरे मुल्क में ये मसाइल नहीं है? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, किसी एक प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कस करेंगे। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।